इसी स्कूल में सेवाएं दी है लंबे समय तक हीरानंद श्याम जी, डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी, दिनेश शर्मा जी सॉरी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहां पर मंच पर उपस्थित सभी अभ्यागत अतिथिगण लंबे समय तक जो मंच का संचालन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और काफी समय बाद अपनी रूटीन की शैक्षणिक गतिविधियों में वापस लौटे हैं और कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे बहुत डायनामिक अध्यापक हमारे भाई सुरेश जी, सभी अध्यापक गण, उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, सभी अभिभावक, माताओं बहनों, नौजवान मित्रों, प्यारे बच्चों और मीडिया से आए हुए हमारे मित्र, सुरेश जी बिल्कुल सामने खड़े हैं, आकाश जी साथ में हैं। यहां पर उपस्थित पंचायती राज संस्था के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित प्यारे बच्चों, हमारी स्थानीय पंचायत है और स्थानीय पंचायत में आजादी से पहले हमारा ये चलने वाला स्कूल है, उसका आज पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम है। मैं यहां किसी अतिथि के रूप में नहीं बल्कि प्रधानाचार्य महोदय ने, सुरेश जी ने विशेष आदेश दिया कि आपने भी उस दिन यहां रहना है, तो मैंने कहा मैं कोई अतिथि के रूप में नहीं, अतिथि तो हमारे जो बाहर से आते हैं वो होते हैं। तो केर सिंह खाची जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से, आप सबकी तरफ से इनका देवता मानेश्वर की इस पावन स्थली कोर्ट में, इस स्कूल में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समय की कमी है, बहुत सारी लंबी बात मैं नहीं रखूंगा। जिस नाटक के बाद मुझे यहां बोलने के लिए बुलाया है, उस नाटक का अंत एक बहुत गमगीन परिवेश में हुआ है। हमारे सामने दो युवकों की जो चिट्टे की ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई और हमने बड़ी बड़ी तालियां बजा करके, कुछ बच्चों ने हंसते हुए बड़ा दृश्य को लिया, लेकिन विषय इतना सहजता से लेने वाला नहीं है जितना हम नाटक का अंत होते हुए देखते हैं। विषय बहुत गंभीर है। हमारे आसपास ही ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और व्यापारियों की भी कमी नहीं है। हमको पता भी सब है, देख भी रहे हैं, आचरण भी दिखता है, काम भी दिखता है, लेकिन मुंह मलाजा खराब नहीं करना जी, हम क्यों पंगा लें। और किसी ने अगर ले लिया तो वो जीवन भर के लिए टारगेट हो गया कि इसने क्या ठेका ले रखा है, तो पुलिस का काम है पकड़वाना। खैर जो भी है, मुझे बताया गया कि नीतीश जी ने और दीपक जी ने, जो दो अध्यापक है युवा हमारे साथी, उनके निर्देशन में यह विषय तैयार हुआ। तो यदि फॉयल पेपर शब्द कहां से जोड़ा जाना है, ये दीपक जी ने और दूसरे साथी अध्यापक ने बताया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चों को खुद ही फॉयल पेपर के बारे में पता है तो ये भी चिंता की बात है कि उनको पूरी टेक्निक्स पता है कि लेना कैसे, बस लेने के कगार पर खड़े हैं। मिल जाए तो फिर कंज्यूम कर लिया जाए। और पहली बार नशा आता भी ऐसे ही है कि देख लेते हैं, बाकी जो होगा सो होगा। लत तो जब लगेगी तब लगेगी, और जब तक वो लत लगेगी तब तक समाज की ऐसी लत लग चुकी होती है कि माता पिता और आसपास के परिजन जो है वो खड़े होने तक नहीं रहते। इसलिए इस गंभीर विषय पर समाज को सामूहिक चिंतन करना चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारे देवठी के लोग यहां मौजूद हैं, हम बड़े बड़े मामलों में निर्णय देते हैं। जमीन की पंची हम कर लेंगे, संपत्ति की पंची हम कर लेंगे, मेलों खेलों की पंची हमारे यहां हो जाती है। एक पंची ये जोड़ दो कि अगर कोई चिट्टे का व्यापार करते हुए क्षेत्र का व्यक्ति पाया गया, उसको समस्त दैविक गतिविधियों से उसका बहिष्कार कर दिया जाए। जिस दिन यह निर्णय हो जाएगा उस दिन समाज पीछे हटेगा, क्योंकि कानून का वो डर नहीं है जो देवद्वाले का डर आज है समाज में। इसमें बहुत सख्त होने की जरूरत है, और सख्ती में समाज की सजगता से बड़ी कोई सजगता नहीं है। आपको पता लगता है कि आपके पड़ोस में गड़बड़ है, तुरंत सूचित करो। किसी को नहीं करना, आपने मुझे करना। इस मामले में मैं वोटों का हिसाब किताब नहीं करता। वोट एक तरफ, राजनीति एक तरफ,
समाज के युवाओं की जान बचाना यह प्राथमिकता है। जैसा कहा कि देश फिर गुलाम होगा, यह अंतरराष्ट्रीय रैकेट पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। पाकिस्तान, हमारी सेना हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, वहां का अर्थतंत्र हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज है कि वहां का षड्यंत्र हमारे युवाओं को चिट्टे का शिकारी बना सकता है। इस मामले में हम पाकिस्तान के साथ योद्धाओं की तरह लड़ाई लड़े। मेरा समाज की माताओं बहनों से निवेदन है कि कोई मुंह मला जाए इसमें खराब करने की आवश्यकता, शर्म न समझे, सजगता से आ गया है। प्रधान जी को इंटीमेट करें, मुझे फोन करें और उस मामले में हम आपका सहयोग करेंगे, इस विषय में आगे बढ़ेंगे। यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई हैं, बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने तैयार किए हैं, पूरी टीम बधाई की पात्र है। और इस पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि समाज से सेवानिवृत्त लोगों को इसमें जोड़ा गया है, स्कूल से पढ़े हुए लोगों को जोड़ा गया है और अरे परे के अध्यापकों से भी सहयोग लिया गया है। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय को और विशेषकर भाई सुरेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने यहां अच्छे स्तर के प्राइज बच्चों के लिए लाए हैं और एक अच्छे कार्यक्रम की रचना की है। इसके लिए भी पूरा स्कूल मैनेजमेंट, और मुझे माफ करना, मैं मैनेजमेंट के प्रधान और यहाँ के पूरे सदस्यों को भी संबोधित करते हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई पॉलिटिकल बात मैं आज यहां करना नहीं चाहता, क्योंकि स्कूल पॉलिटिकल बात करने के लिए नहीं है। जिन समस्याओं का जिक्र हुआ है उसमें स्टेज के बारे में बात कही, प्रधान जी ने कहा कि 1 वर्ष में बना करके देंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में यहां माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी आए थे, प्रधान जी ने ये विषय उनके ध्यान में लाया, हमारे ध्यान में लाया। हमने उनको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई काम और हो ना हो लेकिन स्कूल में स्टेज होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं। तो माननीय सांसद महोदय ने प्रथम किस्त के रूप में 2 लाख रुपए घोषित किए थे लारू मेले में, वो 2 लाख रुपए प्रधान जी को प्राप्त हो चुके हैं। उसके लिए मैं सुरेश कश्यप जी का एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रधान जी विश्वास भी आपको दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख रुपए में भव्य स्टेज नहीं बनेगा। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 2 लाख रुपए हमारे अन्य एमपीज भी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस कंप्लीशन के लिए 2 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की आय की इकाई आपको और दिलवाने का भी काम करेगी। स्टेज को आप 4 लाख तक ले जाइए, भव्य बनाइए, ताकि हमारे बच्चे यहां पर उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दे सके। मैं केयर सिंह खाची जी का फिर से अभिनंदन करता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं और केयर सिंह जी एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना हमारे पास कोई धन का बल है, लेकिन लंबे समय तक संगठन में काम करते हुए लगभग 40, 45, 50 साल आपने लगाए, 20-25 साल का समय मुझे हो गया लगे हुए। तो आपको सरकार ने नामित किया है और इससे ये मैसेज भी गया है कि जैसे कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं होती, वैसे ही पार्टियों में भी देर हो जाए लेकिन अजय श्याम को टिकट मिल सकता है और आप जो है कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन बन सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा मैसेज है कि लगे रहो यार, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो आज आपको सरकार में इस पद से नवाजा गया है, उसके लिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ से आपको बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो आज भाषण दे सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन देने वाले आप हैं और जब देने की बारी आती है तो हम मांगने वाले हैं स्कूल के लिए भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। हमारी भी इच्छा है कि अच्छी बिल्डिंग यहां पर बने और मैं कहना भी चाहता हूं कि आप सक्षम हैं, क्योंकि 2 तरह के नेता होते हैं, एक जो चुन करके गए, एक जो है नॉमिनेट होकर के आए। कई बार जो चुन करके जाते हैं उनके थोड़े ईगो क्लैशेस भी होते हैं, क्योंकि सरकार के मुखिया वो भी चुन करके आए तो थोड़ा सा चला भी रहता है, कोई सीनियरिटी फलाना ढिमकाना, तो कई बार चुने हुए लोगों की सरकार नहीं सुनती। लेकिन जो सरकारों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो सरकार के चहेते होते हैं, अपने होते हैं, उनको तो खुशी के साथ नॉमिनेट करती है सरकार। तो आपकी ज्यादा सुनवाई सरकार में है इस नाते, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल के भवन के लिए जो मांग प्रधान जी ने, प्रिंसिपल साहब ने और बार बार यहां से मंच से सुरेश जी कर रहे हैं, और सुरेश जी की तो आपको जरा ज्यादा सुननी पड़ेगी क्योंकि आपके दामाद हैं और इन्होंने मुझे कहा कि आपको भी आना। मैं कहा नहीं आप ससुर साहब को बुलाओ, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि नहीं आपने भी आना है, तो मैं भी खड़ा हो गया और आपके दामाद के साथ मैं भी अपने गांव की तरफ से, बिरादरी की तरफ से मांग करता हूं कि यदि ठेव विधानसभा क्षेत्र में कोई स्कूल के लिए धनराशि स्वीकृत हो तो वो आपके माध्यम से सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोर्ट के लिए होनी चाहिए। ये मांग मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं।
स्टेज हम बनाते हैं, स्कूल के भवन आप बनाइए। लेकिन मैं एक अंतिम निवेदन जो हर कार्यक्रम में करता हूं, वो करते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूं। ये सब चलता ही रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहेंगे, यहां नहीं होंगे तो वहां मानन में होते ही है, विशु में होते हैं, दिवाली में होते हैं। स्कूल केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल की अचीवमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो सकती है। स्कूल क्या प्रोडक्ट्स आगे दे रहा है, किस तरह की एजुकेशनल एकेडमिक्स एक्टिविटी है वहां पर, उसमें मेरा थोड़ा निवेदन है कि अगर आप सरकारी सेक्टर के स्कूलों के बारे में देखेंगे तो ये संस्थाएं लगभग आईसीयू में जा रही है, और आईसीयू में जो चला जाता है उसके बाद बाहर इंतजार यही होता है आएगा वापस के, नहीं आएगा उसके चांसेस कम होते हैं। बाकी क्रियाक्रम का सारा इंतजाम करना पड़ता है, घर में के पता नहीं आईसीयू से आने के चांस कम है। तो अभी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो लगभग आईसीयू में जा रही है। उसका एग्जांपल मैं आपको यही दे सकता हूं कि अगर आप एनरोलमेंट रेशो पूछेंगे कि क्या है पिछले 10 सालों का, तो वो ग्राफ किसी भी स्कूल में इंक्लाइन नहीं हो रहा है, वो डिक्लाइन की तरफ है। अगर 2015 में फ्रेश एडमिशन सरकारी स्कूल में 60 थी तो वो 6 रह के आ गई। तो बिल्डिंग तो हम बना देंगे, सरकार बिल्डिंग बना देगी, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग बनेगी तब तक बच्चे रहने 90 के 9, क्या करेंगे उस बिल्डिंग का? वहां फिर वो चिट्टे वाले सप्लायर घुस जाएंगे रात को। ये एक ऐसा सोचने का विषय है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। आप बोलेंगे वहां भाषण दे रहा है, अपनी बीबी की ट्रांसफर बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में शिमला करा दी, वो भी इनकी सरकार ने करी। तो मेरी भी यही स्थिति है, कमोबश आपकी भी यही स्थिति है। जो कुछ बचे रह गए हैं बेचारे, वो भी कितने दिन तक बचेंगे कोई पता नहीं। लेकिन अध्यापक महोदय, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि इसके बारे में सोचना है तो सोचना शुरू कहां से करें। समाज सबसे पहले तो यही पूछता है कि पहले तो अध्यापक अपने बच्चे पढ़ाए और दूसरे नेता अपने बच्चे पढ़ाए। जिस दिन ये शुरू कर देंगे हम भी कर देंगे। क्या ये शुरुआत हमसे होगी? नहीं होगी। बोल दो चाहे जो मर्जी, कुछ नहीं होने का। लेकिन ये फॉल हुआ क्यों, फॉल आउट है क्यों, ड्रॉप आउट है क्यों स्कूलों से? उधर 1500 मिलते हैं गुड्डू चाचे के स्कूल में टीचर को, और इधर अगर बता दूं तो फिर आप बोलेंगे कि सारा खर्चा तो एक अध्यापक कर सकता था, 1 महीने की तनख्वाह लगा के आधी लगनी थी। सैलरी भी बड़ी है, कमीशन क्वालिफाई करके भी लोग आए हैं, फिर भी समाज का विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया। वो क्यों उठा, कारण पता नहीं। और एक तरह का कारण नहीं, अलग अलग कारण है। सरकारी स्कूल के अध्यापक ने सख्ती करती तो दूसरे दिन माई दरबार में खड़ी है, तेरी ट्रांसफर करा दूंगी, कैसे मेरे कन्हैया का कान पकड़ लिया था मैं। टीचर ने कान नहीं पकड़ना छोड़ दिया, पुलिस ने चोर पे डंडा चलाना छोड़ दिया, ह्यूमन राइट्स बीच में आ गया। यह भी एक कमी है समाज की तरफ से। और दूसरी कमी यह भी है कि अध्यापक कब वो गुरु से टीचर बन गया उसको भी बेचारे को पता ही नहीं चला, कि कब वो अर्थतंत्र की कैलकुलेशन में ये भूल गया कि मुझे मॉरलिटी के जो संस्कार है, कुछ उत्तरदायित्व है, वो भी मुझे और निभाने हैं। हमारे टाइम में ओवर क्लासेस लगती थी, आज यहां भी लगती है। दीपक जी सुबह दौड़ आते हैं, कई बार 9 बजे स्कूल में पहुंच जाते हैं। टीचर्स की भी कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन समाज का और सरकारी संस्थाओं का टूटा है, विश्वास टूटा है। क्या हम इस विश्वास, टूटते विश्वास को जोड़ सकते हैं? इसको जोड़ने का एक ही तरीका है कि कुछ प्रयास अध्यापकों की तरफ से शुरू होने चाहिए कि जो चीजें हमको प्राइवेट स्कूलों में दिखती है वो अगर हल्की हल्की दिखनी शुरू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लोग वापस आपकी तरफ लौटना शुरू होंगे। नहीं तो कल को होगा क्या, स्कूल खत्म, एनरोलमेंट 0, सरकार एक आदेश में आपको घर भेज दी, आवश्यकता ही नहीं, आप जाएंगे ट्रिब्यूनल में, आप जाएंगे कोर्ट में, बड़े से बड़ा कोर्ट भी सुनेगा। सरकार जवाब देती कि भाई हमारे पास तो बच्चे नहीं, बच्चे अब किसको पढ़ाएंगे, तो रिटायर ही करेंगे। उस दिन आप फिर रोएंगे, मेरे तो 6 साल का बेनिफिट खत्म हो गया, मेरे तो 7 का हो गया। ये डर जरा अपने मन में थोड़ा थोड़ा अध्यापक बैठाओ कि अगर ऐसा होगा तो हमको 6 साल पहले घर आना पड़ेगा, और फिर कितना नुकसान होगा। जिस दिन ये डर आपके मन में बैठा उस दिन कुछ आप थोड़ा सा सरकेंगे आगे कि बचाओ, कुछ प्रयास उस दिशा में आरंभ तो होंगे। और जिस दिन आपकी तरफ से ये 2 कदम अध्यापक चले तो 4 कदम समाज भी चलेगा। इस दिशा में नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को समझना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि जो आजकल क्लस्टर फॉर्मेशन हो रही है, प्राइमरी को
सेकेंडरी के कंट्रोल में ला करके उसके भी परमिसेस का उपयोग करके अब 11 कोट, ये सारे स्कूल आपके 11 के आसपास के सारे मिडिल बंद पड़े हैं, उनका एक क्लस्टर बना करके सारे टीचर्स को वहां ले आया जाएगा। नहीं तो भी कहीं ड्राइंग मास्टर है, कहीं पीईटी नहीं है, कहीं टीजीटी नहीं है, कहीं टीजीटी साइंस, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल दोनों मिल जाए, वो स्कूल तो चमका हुआ है, कोर्ट तो इस बारे में चमका हुआ है, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। तो क्लस्टर फॉर्मेशन में एक तो रेशनलाइजेशन होगी, रेशनलाइजेशन से हर विषय का अध्यापक मिलेगा और हमारे संसाधनों का और अच्छा उपयोग हो पाएगा। लेकिन उसमें मैंने सुना है कि निचले वाले अध्यापक चाहते हैं, हम इनके कंट्रोल में नहीं जाना चाहते। भाई थोड़ी सी इस ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। समाज की बेहतरी में जो काम है उसमें सबसे आगे चलने वाला गुरु होगा, क्योंकि वही पढ़ाता है हमको तमसो मा ज्योतिर्गम्य। ये मेरा तेरा छोटा नीचा ऊपर नीचे, इस मोह से बाहर निकल करके एक नया रास्ता नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, सरकारों के प्रयास के माध्यम से समाज और टीचर्स को मिलकर निकालना पड़ेगा, तब ये संस्थाएं बचेगी। नहीं तो 10 साल बाद यहां कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला, इधर वही चिट्टा गैंग का कार्यक्रम चलेगा, ये बंद हो जाएगा सारा सिस्टम। तो सिस्टम को खड़ा रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। और दूसरा, एक विश्वास समाज को होना चाहिए। मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी हमारे बीच में बैठे हुए, गोल्ड मेडलिस्ट और मानेश्वर चालीसा, मानेश्वर स्तोत्रम, मानेश्वर आपने आरती स्वयं लिखी है। एक बार जोरदार ताली जरा ऐसे विद्वान के लिए निकलो जो इस स्कूल से पढ़ के निकले। और हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अपने प्रिंसिपल साहब, जरा कितने लोगों को जानकारी है कि कितने विषय में पीजी है? आप इकोनॉमिक्स में एमफिल, हिस्ट्री में आप पीजी, एजुकेशन में आप मास्टर एमएड और साथ में लॉ की भी डिग्री, और बड़े सामान्य परिवेश से इसी विद्यालय के इस आयु में प्रिंसिपल, कम से कम ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के जाके रिटायर होंगे। इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो हमने दिए सरकारी स्कूलों से। थोड़ा सा ये विश्वास और प्रगाढ़ हो और बने, इसके लिए हमको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एसएमसीज उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने बहुत लंबी बात यहां की है, कुछ कड़वी बातें भी की होंगी, लेकिन जब आप इन शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा संवाद जिससे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकले वो करना चाहिए। और उसमें कोई ये राजनीतिक तराजू लेकर के तोड़ने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या सोचेगा। मैं अध्यापक वृंद से क्षमा चाहता हूं कि अपनी आदत ऐसी कि हम बोल देते हैं, और उसमें मैं निवेदन विशेष रूप से करना चाहता हूं कि आपसे ही ये बच्चे सीखते हैं, पेरेंट्स से ये बच्चे सीखते हैं। और उसमें सबसे पहले अनुशासन, जो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि किसी स्कूल ने 90 बच्चे पढ़ाए हो एक टाइम में, 90 के 90 डॉक्टर नहीं बने, 90 आईएएस नहीं बने। अलग अलग सेक्टर में गए, अलग अलग प्रतिभाएं हैं, अलग अलग आईक्यू है, उसके हिसाब से बच्चा करता है। लेकिन एक चीज तो सब में जा सकती है, और वह है अनुशासन, नैतिक मूल्य, और अपने जीवन को जीने के लिए जो डिसिप्लिन की आवश्यकता है वो जा सकती है, और वो डिसिप्लिन देख करके आता है। अगर अध्यापक ही जेल लगाकर बालों में खड़े करके आएगा कि मैं तो अभी जवान हूं, मैं क्यों बुड्ढे वाले ड्रेस पहन के जाऊं, मैं क्यों ड्रेस कोड फॉलो करूं, तो बच्चा भी धीरे धीरे सीखता है कि गुरुजी के भी बाल खड़े तो अपने क्यों ना खड़े हों। इसलिए प्रॉपर ड्रेस कोड में, जब समाज का, डॉक्टर्स का ड्रेस कोड है, लॉयर्स का ड्रेस कोड है, ऑल प्रोफेशनल का ड्रेस कोड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो ड्रेस कोड टीचर्स फॉलो कर रहे हैं। हमारे अध्यापक भी जिस दिन ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, बाल अच्छे से कटे होंगे, तो बच्चा देखता है कि नहीं पढ़े लिखे में और लफंटर में अंतर क्या होता है। चीटे वाले की बॉडी लैंग्वेज आज दूर से पहचान लेते हैं हम, पेट नीचे को लटकी हुई, बाल खड़े, आंखें आगे आई हुई, आंखें पीछे धसी हुई, गाल कपोल धसे हुए, और लैंग्वेज भाई बाबे, भाई बाबे। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, नाटक पे भी आप मत कराया करो ये बाबे बूढ़े वाला इनसे। ये चीजें हमारे व्यवहार में आ रही है। यार बाबा, तीसरा बच्चा बाबा बोलता है, क्या है ये बाबा? ये बाबा कोई नहीं, चिलम वाला ही बाबा है। और भगवान शिव कभी चिलम वाले बाबे नहीं थे। डॉक्टर दिनेश भारद्वाज जी बता सकते हैं भगवान शिव के गुणों के बारे में, क्यों क्या थे। इसलिए हम इन चीजों को, उन बच्चों को पकड़ो जो ये बाबा बाबा घर में बोलता है, यार बोलता है, बाबा बोलता है। छोटे छोटे बच्चों ने मीडिया एक्सपोजर से ही बोलना शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे वो बोलता जाता है वैसे वैसे उसके आचरण में वो चीजें उतरती है। उसको हम देखते नहीं, टीचर नहीं नोटिस कर रहे, पेरेंट्स नहीं नोटिस कर रहे, तो नोटिस कर कौन रहा है? कोई तो नोटिस करे एक्टिविटीज को। इसलिए छोटी छोटी विषयों को पकड़ना और एक एक बच्चे के ऊपर पैनी नजर रखना, ये टीचर्स का भी और परिवार के लोगों का भी दायित्व है, और समाज का भी दायित्व है। इन दायित्व में हम खरे उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, एसएमसी और भाई सुरेश जी, आपकी व्यक्तिगत जो मेहनत इस कार्यक्रम में है, सभी अध्यापकगण बहुत बहुत बधाई के पात्र है। शानदार कार्यक्रम जिसको कहते हैं कि एक्सीलेंस एट पार एक्सीलेंस कार्यक्रम है, आपको बहुत बहुत बधाई। अरे परे के स्कूलों के अध्यापक भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों का धन्यवाद, महिला मंडलों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हुए अपने कार्यक्रम यहाँ दिए हैं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी तरफ से आपको
आयोजन समिति को 11,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।